Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 को स्टडी आउट कर रहे थे फ्रॉम क्लास 7, दैट इज द दिल्ली सुल्तान्स. ठीक है, सुल्तान्स. सो हम लोग इस चैप्टर को ही आगे अब कंटिन्यू करेंगे. सो लास्ट मैंने एंड अप किया था इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे. ठीक है, यहाँ पे द दिल्ली सुल्तान से स्टार्ट आउट करेंगे. As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samantari aristocrats, and rich landlords to accept their authority. अब जैसे कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे, ठीक है, वो धीमे धीमे जैसे कि हिंटरलैंड्स वगैरह को लाते गए सिटीज़ में, तो वो अपने कंट्रोल वगैरह में तो उन्होंने फोर्स करने लगे. जो लैंड के जो चीफ्स वगैरह थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो रिच लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, उन सबको फोर्स करने लगे कि उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए. ठीक है, जो दिल्ली सुल्तान की जो अथॉरिटी थी उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो सब लोगों को यहाँ पर फोर्स करने लग गए. Under Alauddin Khalji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. अब अलाउद्दीन खलजी जो स्टेट थी, ठीक है, वो असेसमेंट और जो कलेक्शन वगैरह था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, वो सारी चीज़ें अपने खुद के कंट्रोल में लाने लग गए. द राइट्स ऑफ द लोकल chieftains टू लेवी टैक्स वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस. अब जो लोकल chieftains वगैरह के जो भी राइट्स थे, जो भी राइट्स वगैरह थे, उन सबको कैंसिल कर दिया गया और उनको भी फोर्स किया जाता था कि वो भी टैक्सेस वगैरह को पे करें. The Sultan's administrators measured the land and kept careful accounts. जो सुल्तान्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो लैंड्स वगैरह को मेजर करते थे और प्रॉपरली उन सारे जितने भी अकाउंट, जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशंस वगैरह थी, उन सब चीज़ों को काफ़ी केयरफुली रखते थे. सम ऑफ द ओल्ड chieftains and landlords served the sultanate as revenue collectors and accessors. अब कई सारे जो पुराने चीफ वगैरह थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो सल्तनेट को सर्व करते थे. ठीक है, वो रेवेन्यू कलेक्टर्स के फॉर्म में काम करते थे. तो इन सारे रिस्पेक्टिव चीज़ों से वो सल्तनेट को सर्व करते थे. देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. 3 तरीके के टैक्सेस थे. ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीसेंट्स प्रोड्यूस. जैसे कि जो कल्टिवेशन का जो भी टैक्स होता था वो 50% होता था. पीसेंट इतने प्रोड्यूस किया उसका 50% देना होता था. ऑन कैटल एंड ऑन हॉर्सेस, तो कैटल और हॉर्सेस में भी ये टैक्स वगैरह इम्प्लीमेंट होता था. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स. अब इसको याद रखना ज़रूरी है कि जो कई सारे पार्ट्स जो थे सब कॉन्टिनेंट के, वो दिल्ली सुल्तान्स के कंट्रोल के बाहर थे. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट. अब ये डिफ़िकल्ट था कई सारे दूसरे प्रोविंसेस, जैसे कि जो दूर की जो प्लेसेस जैसे कि बंगाल को फ्रॉम दिल्ली, राइट, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट था. राइट, बंगाल से दिल्ली को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट था. और सून जैसे कि सादर्न इंडिया वगैरह में, तो जितना पूरा रीजन था वो धीमे धीमे इंडिपेंडेंट होता जा रहा था, इंडिपेंडेंट बनता जा रहा था. इवन इन द गैंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज दैट सल्तनेट फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट. अब जैसे कि गैंगेटिक प्लेन्स में भी वहाँ पे काफ़ी एरियाज है जो फॉरेस्ट वगैरह था जिनमें, तो जो सल्तनेट की जो फोर्सेस थी वो उन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. लोकल chieftains established their rule in these regions. लोकल चीफ्स वगैरह जो थे उन्होंने अपना इंटायर रीजन्स में अपना अपना राज इस्टेब्लिश कर लिया था. Sometimes rulers like Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas by only for a short duration. और कई बार ऐसा होता था कि जैसे रूलर्स जो थे अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, तो ये सारे रूलर्स जो थे वो अपना जो रूल था वो इन एरियाज़ में कर तो पाते थे, लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एक बहुत ही छोटे समय के लिए वो अपना रूल इन एरियाज़ को फोर्स कर पाते थे. द मंगोल्स अंडर गेहिंस खान
The Mongols under Genghis Khan invaded Transoxian in northeast Iran in 1219, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khalji and in the early years of Muhammad Tughlaq rule. अब ये जो अटैक्स वगैरह दिल्ली सल्तनत में, मंगोल के जो अटैक्स वगैरह थे वो दिल्ली सल्तनत में कब इंक्रीज़ होने स्टार्ट हुए? इंक्रीज़ होना जो भी अलाउद्दीन खिलजी का जो भी रीजन था और मोहम्मद तुगलक के रूल के जो स्टार्टिंग के ईयर्स थे, उन सब में ये जो मंगोल को अटैक्स वगैरह करना, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ होती गई, धीमे धीमे बढ़ती गई सारी चीज़ें. दिस फोर्स्ड the two rulers to mobile sea large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. अब इन सारी रीजंस की वजह से जो मंगोल अटैक्स वगैरह होने लग गए, इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये जो रूलर्स थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो उनकी दिल्ली की आर्मी थी उन सबको काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ करना पड़ा. तो इसमें से एक मेन चीज़ ये हुई कि बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज उनके सामने आ गया. ठीक है, तो अब इस चैलेंज से दोनों सुल्तान्स ने कैसे डील किया, उन चीज़ों को हम लोग समझते हैं. तो यहाँ पे ये मैप है, इसको पूरा मतलब मैप क्या डिवाइडेशन है उसको पढ़ते हैं. अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक. अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली को 2 बार अटैक किया गया था 1929 से 1300 के बीच में और 1302 से 1303 में. इन दोनों टाइम पे दिल्ली को अटैक किया गया था 2 बार. ठीक है, इस पीरियड में एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज़ अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. अब इस पीरियड में जो भी अटैक किया गया था दिल्ली को, उसको बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उन्होंने बहुत ही बड़ी सी आर्मी को रेडी किया और उस आर्मी को स्टैंड कराया. अब जो सल्तनत था, सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन. अब जो सल्तनत था वो मोहम्मद तुगलक के जो रीजन था एकदम स्टार्टिंग का ही, कुछ साल का ही, उसमें ही सल्तनत पे अटैक किया गया था. द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड. मंगोल आर्मी हार गई थी. मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांजोनिया. He therefore raised a large standing army. अब ये मंगोल आर्मी को डिफीट करने के बाद मोहम्मद तुगलक काफ़ी कॉन्फिडेंट थे अपनी आर्मी की ताकत पे, और जो रिसोर्सेज वगैरह उनके पास प्लान थे उन सब पे काफ़ी उन्हें कॉन्फिडेंस था. तो उन्होंने एक अटैक प्लान किया ट्रांजोनिया में, और उन्होंने अपनी जो यहाँ पे जो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी उसको पूरा रेज किया और एक अटैक प्लान किया था. अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गार्रिसन टुवर्ड्स नेम्ड सिटी फॉर हिज सोल्जर्स. अब अलाउद्दीन ने एक नया गार्रिसन को कंस्ट्रक्ट कर दिया था जिसका नाम था सिटी, अपने सोल्जर्स के लिए. Rather than constructing a new garrison town, the oldest of the 4 cities of Delhi was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. अब ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था अपने सोल्जर्स के लिए. अब मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ते हैं. मोहम्मद तुगलक ने नया गार्रिसन टाउन को कंस्ट्रक्ट करने की जगह जो सबसे पुरानी 4 सिटीज़ थी दिल्ली की, जिसे दिल्ली ई कुन्हा बोलते हैं. ठीक है, दिल्ली ई कुन्हा जिन्हें बोलते हैं, उनको खाली करवा दिया था. वहाँ पे जो लोग रहते थे उन सबको वहाँ से हटा दिया था और अपने सोल्जर्स को वही रिस्पेक्टिव प्लेसेस दे दी थी. द रेसिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटी वाज सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ. और वहाँ पे जो भी लोग रहते थे इन 4 सिटीज़ में, वहाँ के जो भी लोग थे उन सबको नई एक दूसरी सिटी में भेज दिया गया था जो कि साउथ में थी. अब अलाउद्दीन खिलजी, द सोल्जर्स हैड टू बी फेड. दिस वाज डन टू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट सील्ड. अब सोल्जर्स को मतलब उनके खाने वगैरह की भी पूरी देखना था. तो उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो भी प्रोड्यूस वगैरह कलेक्ट होता था लैंड्स वगैरह से एज अ टैक्स के फॉर्म में, तो उसको 50% सेट कर दिया था पीजेंट्स की. वो हम लोगों ने पढ़ा था कि टैक्स जो था 50% था. तो उसी टैक्स के थ्रू वो अपने सोल्जर्स वगैरह को खाने वगैरह की पूरी अरेंजमेंट्स करते थे. अब यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे मोहम्मद तुगलक के बारे में. तो
प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फिट द आर्मी। अब उसी सेम एरिया का जो प्रोड्यूस था, जो भी चीज़ें वहाँ पे मतलब प्रोड्यूस होती थी, उनको कलेक्ट करके अपनी आर्मी के लिए यूज़ करते थे। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लिवीड एडिशनल टैक्सेस। अब बट जो उनकी आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इतनी ज़्यादा बड़ी आर्मी के एक्सपेंसेस वगैरह को, खर्चों वगैरह को मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो कुछ एडिशनल टैक्सेस को इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है। अब अलाउद्दीन खलजी, द सोल्जर्स हैड टू बी पे। अब सोल्जर्स को पे करना था। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर दैन इक्तास। अलाउद्दीन ने ये चूज किया कि वो अपने सोल्जर्स को सैलरीज पे करेंगे कैश में। The soldiers would buy their supplies from merchants in Delhi and it was thus feared that merchants would raise their prices. अब सोल्जर्स जो थे वो उनका जो भी सप्लाईज वगैरह होता था वो दिल्ली में जो मर्चेंट्स थे उनसे खरीदते थे। अब इससे एक ये डर था कि जो मर्चेंट्स थे वो अपने प्राइसेस को बढ़ा ना दें। टू स्टॉप दिस, इन चीज़ों को रोकने के लिए अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। अलाउद्दीन ने दिल्ली में जो भी गुड्स, जो भी सामान थे, उन सारे प्राइसेस को कंट्रोल कर लिया। प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड by the officers and merchants who had not sold at the prescribed states were punished. अब इससे ये क्या हुआ, जो भी रिस्पेक्टिव प्राइसेस वगैरह डिसाइड किए गए थे, अगर मर्चेंट्स उन प्राइसेस पे सेल नहीं करते थे तो उनको पनिश करा जाता था। तो सोल्जर्स को पे करने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने ये रिस्पेक्टिव मेथड यूज़ किया। अब मोहम्मद तुगलक के बारे में देखते हैं, उन्होंने क्या मेथड यूज़ किया। सो मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सोल्जर्स को कैश सैलरीज ही पेड किया, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी, समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। अब लेकिन जो प्राइसेस वगैरह को कंट्रोल करने के सिवा, जैसे कि अलाउद्दीन खलजी ने प्राइसेस वगैरह को कंट्रोल करा था, उसके सिवा मोहम्मद तुगलक ने एक टोकन करेंसी यूज़ करी। जैसे कि आज टाइम की हम लोग की पेपर करेंसी होती है, उसी तरीके से एक टोकन करेंसी थी, उसको यूज़ किया, बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन वो जो टोकन करेंसी थी वो चीप मेटल्स की बनी थी, गोल्ड या सिल्वर की नहीं थी। ठीक है। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स। अब 14th सेंचुरी बहुत पहले की बात है, लोग इन सब चीज़ों पे मतलब बिलीव नहीं करते थे। They were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with this token currency. वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे। वो ये जो गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स थे उनको सबको सेव कर लेते थे, और जो भी टैक्सेस वगैरह पे करने होते थे स्टेट में, वो टोकन करेंसी से पे कर देते थे। दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफीटेड ईजिली। तो ये रिस्पेक्टिव मेथड यूज़ किया था मोहम्मद तुगलक ने। अब अलाउद्दीन खलजी की एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। Alauddin's administrative measures were quite successful and chroniclers praised his region for its cheap prices and efficient supply of goods in the market. अब अलाउद्दीन खलजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो काफ़ी सक्सेसफुल थे, काफ़ी अच्छे थे, तो वहाँ पे लोगों ने काफ़ी प्रेज़ किया था। चीप जो प्राइसेस थे काफ़ी कम थे, और काफ़ी ज़्यादा गुड्स वगैरह का सप्लाई हो रहा था मार्केट में, तो इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के लिए। He successfully withstood the threat of Mongol invasions. अब मोहम्मद तुगलक की अगर बात करें तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वहाँ पे एक फेलियर थे। His campaign into Kashmir was a disaster. जो कश्मीर में एक कैंपेन था वो एक डिजास्टर था। क्या कैंपेन था? He then gave up his plans to invade Tanzania and disbanded his large army. Meanwhile, his administrative measures created complications. अब जनरली क्या हो रहा था यहाँ पे मोहम्मद तुगलक के साथ, कि ऐसा हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि वो इतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस था कि वो ट्रांजोनिया के लिए उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी को बना लिया था और डिफीट करने के लिए लड़ाई में, तो ये सब चीज़ें अभी पढ़ी थी। लेकिन अब इसमें ये क्या हो रहा था बीच में, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उनके, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे जो टैक्सेस वगैरह थे वो बढ़ रहे थे धीमे धीमे, ठीक है, और अब इन सब चीज़ों के बढ़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चालू हो गई थी, और फाइनली जो टोकन करेंसी थी उसको भी वापस से वहाँ पर रीयूज़ करना पड़ रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स मोहम्मद तुगलक के टाइम जो भी था वहाँ पे एक फेलियर थे, बट अलाउद्दीन खलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि ये जो दोनों सुल्तान्स थे इन्होंने इन सारी चीज़ों से कैसे डील किया।
ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस वगैरह से इन दोनों रूलर्स ने कैसे डील किया, ये इसके हमारे कुछ आंसर्स थे यहाँ पे। अब in this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. अब इस चीज़ को मैंने स्टार्टिंग में भी चैप्टर में डिस्कस किया है आपके साथ। मोहम्मद तुगलक की जो हम लोगों ने अभी हम लोगों ने लास्ट एक फेलियर पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के बारे में। अब उसको देखते ही हम ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि हिस्ट्री में सबसे पहली बार किसी दिल्ली सुल्तान ने प्लान किया था कैंपेन जो कि मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए। सबसे पहला जो भी यहाँ पे कैंपेन था वो दिल्ली सुल्तान ने प्लान किया था, राइट। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, मोहम्मद तुगलक्स मेजर्स वर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ अ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। तो इस तरीके से जो मेजर्स वगैरह थे अलाउद्दीन के, जो डिफेंस मेजर्स थे अलाउद्दीन के, वो मिलिट्री ऑफेंस वगैरह थे मंगोल्स के लिए। बट हम लोग ये जो मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था, इसके फेलियर के पीछे हम लोग एक चीज़ ये भूल जा रहे थे कि ये जो कैंपेन था, फर्स्ट टाइम कैंपेन कभी भी प्लान किया गया, तो फर्स्ट टाइम जो कैंपेन प्लान किया गया था वो दिल्ली सुल्तान में मोहम्मद तुगलक ने प्लान किया था, ठीक है, ग्रेट। सो अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो भी थे हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को कवर अप किया है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है सबसे पहले यहाँ पे एक सेकेंड में लेके चलते हुए जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट किया था। तो दिल्ली सुल्तान्स के बारे में ही हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। फाइन फर्दर हम लोगों ने यहाँ पे एक के कंपैरिजन देखा था दोनों सुल्तान्स के बीच में। ये मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर वीडियो का, ठीक है। किस तरीके से जो दोनों की आर्मीज़ थी, उन दोनों ने अपनी आर्मीज़ को किस तरीके से हैंडल किया, जैसे कि दिल्ली में 2 बार अटैक हुआ तो उसको कैसे डील किया, ठीक है, नए जगह वगैरह कैसे कंस्ट्रक्ट कराई, जो आर्मीज़ थी उनको कैसे फीड किया, आर्मीज़ की किस तरीके से पे किया, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वगैरह को किस तरीके से देखा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का ये मेन पार्ट है, ये जो टेबल में आपको यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मेन पार्ट है इस पर्टिकुलर वीडियो की। उसके सिवा हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करी हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये पर्टिकुलर टेबल है। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। इसमें कुछ यहाँ पे हम लोगों ने लाइक ईयर्स भी पढ़े थे कि कब अटैक किया गया था दिल्ली को 2 बार, कौन कौन सा रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन था, तो इसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। सो मेक श्योर कि आप इन सारी चीज़ों को याद रखें। फर्दर आगे मैं इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, जहाँ पे हम लोग 15th और 16th सेंचुरी के बारे में देखेंगे कि उसमें सल्तनत पीरियड में क्या चीज़ें हो रही थी और क्या चीज़ें कैसे हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आपने सारे पॉइंटर्स को नोट डाउन किया होगा या एटलीस्ट कहीं पे उसको हाईलाइट वगैरह किया होगा, बिकॉज ऑल द थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।